हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये है आपका इम्तिहान आईएएस का सेट होने वाला है। और इसके पिछले वीडियो में आपने बीपीएससी 70 प्रीलिम्स टेस्ट का फर्स्ट और सेकेंड सेट टेस्ट देख लिया है। उसमें हमने एशियंट हिस्ट्री को कवर किया है। इस सेट में भी आपको एशियंट हिस्ट्री देखने को मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है आपको एशियंट हिस्ट्री में ये आपका रहने वाला है मरणोत्तर काल से होने वाला है, जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक दिया गया है। गुप्त काल जो है 320 से लेकर 500 ईस्वी तक ये आपको देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन काल, संगम काल और दक्षिण भारतीय के राजवंश के बारे में इस सेट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इस बार सेट लगाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये आपका एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह हैं और एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको उसमें सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कुछ बदलाव हुई है क्वेश्चन को लेके। इस सारी चीज़ों को इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं और इस सारे सेट में आपको अच्छे से क्या बोलते हैं इसमें अच्छे से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन वगैरह। तो चलिए दोस्तों, आप सेट को कंटिन्यू लगाया कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और आज का क्वेश्चन जो होने वाला है, क्वेश्चन ये देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हुआ था आपको 185 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व पहले इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो आपको पता है कि शुंग वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो थी आपकी विदिशा में। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि एक सेकेंड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अयोध्या अभिलेख में आपको ये देखने को मिलता है। ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भरौत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो किस शासक ने करवाया था, ये करवाए थे पुष्यमित्र शुंग। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे कथन जो है ना, गलत कथन को यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि शुंग वंश अंतिम शासक देवभूति था, ये आपका सही है, ठीक है। बी नंबर दिया हुआ है कि शुंग काल में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमणकारी ड्रेमेटियस का आक्रमण हुआ था, ये भी आपका सही है। पुष्यमित्र ने शासन काल में तक्षशिला में राज्य एंटियालकिडस के राजदूत और हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित की थी, ये आपका बात गलत है, ठीक है ना। और पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका गलत जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। और कैसा विचार करना है, सत्य कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि शुंग कालीन समाज वर्ण श्रम पर आधारित था, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मनुस्मृति शुंग काल की रचना है। इसमें वंश श्रीम धर्म के नियमों का उल्लेख है, यह भी आपका सही है। मनुस्मृति के अनुसार निम्न जाति का व्यक्ति लोभवास उच्च जाति के पेशे का अपनाता है, तो राजा को चाहिए कि वह उसकी संपत्ति जब्त कर ले तथा उससे देश से निकाल दे। ये तीनों का तीनों बात आपको सही दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कैसा, और कथन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। इसमें कौन सा कथन जो है आपका गलत है, पढ़ेंगे। शुंगकालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ये बात तो आपका सही है। शुंगकालीन समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी तथा विधवा विवाह भी होता था, ये आपका गलत है। 2 नंबर क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, केवल बी जो है आपका गलत है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका 8 नंबर है। पूछा जा रहा है कि कण्व राजवंश के शासक का शासन अनुसार कालक्रम है। देखिए इसमें आपको लगा देना है कि सबसे पहले कौन अथी किया था और उसके बाद कौन कौन मतलब शासन करते गया। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वासुदेव कण्व, ये आपका, उसके बाद भूमि मित्र कण्व, ये आपका सही है। नारायण कण्व, उसके बाद सुशर्मा कण्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आंध्र सतवाहन वंश में किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजस्व यज्ञ संपन्न कर सम्राट की उपाधि धारण करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतकर्णी प्रथम, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आंध्र सतवाहन वंश के शासक राजा हाल के शासन का विवरण मिलता है, तो ये कहाँ पे मिलता है, ये आपका मिलता है
देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है लाइक, तो इसका कहाँ पे मिलता है, देखिए यहाँ पे काव्य मीमांसा में मिलता है, लीलावती में मिलता है, अभिधान चितामणि में मिलता है, और कथा सप्तशती में भी मिलता है। तो एक दो तीन चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में देखेंगे डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन इसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो देखेंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को परास्त करके उसके चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया था। ये आपका सही है। गौतमी पुत्र सतकर्णी की सैनिक विजयों की जानकारी उसकी माता बालश्री की नासिक अभिलेख में मिलती है। ये भी आपका सही है। तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस सतवाहन शासक को शक एवं पहलव किसुदनस कहा गया है, किसुदनस कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 13 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्र सतवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे अंतिम शासक की बात करी जा रही, तो कौन था, चतुर्थ पुलमावी, पुलमावी जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सतवाहन वंश की शासकीय भाषा थी, शासकीय भाषा क्या थी सातवाहन वंश की। तो ये था आपका प्राकृत, क्या थी, प्राकृत, बी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृत। ठीक है, अगला सवाल है आपका किस सतवाहन शासक ने के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्ववर्मन विद्वान रहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा हाल, राजा हाल, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किस शासक वंश ने करी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहन वंश ने करा था, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है निम्न कथन पर विचार करना है और कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सतवाहन के समय सर्वाधिक सीमा के सिक्के सीसा के सिक्के जारी किए गए थे। ये तो बात आपका सही है। सतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे की इस्तेमाल करते थे उससे रोम से मंगाया जाता था। ये दोनों का दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक और दो दोनों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भीम कटफिशस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल है कि कुषाण शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्राप्त किया था। तो ये क्या प्राप्त किया गया था, देखिए यहाँ पे आपको कूट में पहले देख लेंगे कि क्या क्या मिला था। यहाँ पे दिया विद्वान और स्वघोष, सही है। बुद्ध का भिक्षा पत्र, ये भी सही है। एक अनोखा कुकुट, ये भी आपका मुकुट होना चाहिए था, यहाँ पे मुकुट। ठीक है ना, एक दो तीन आपका तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, एक दो तीनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। और अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवक जो है, ये जीवक जो था ये आपको कनिष्क के दरबार से आपका संबंधित नहीं था। ये किसके दरबार से था, ये आपको पता है कि बिंबिसार जो था उसके दरबार से जीवक जो है संबंधित थे, एक वैद्य थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस शासक ने द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण, किसने करा था, कुषाण ने, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत में शीशा ढालने की जानकारी प्राप्त की, तो कहाँ से प्राप्त करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये प्रथम सदी के आरंभ में, प्रथम सदी के आरंभ में आपको शीशा ढालने की जानकारी प्राप्त की गई थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने द्विभाषिक लेख वाला स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी एवं, बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग जो थे पतंजलि, ये आपका सुमेलित है। कनिष्क नागार्जुन संबंधित है। राजा हाल गुणाढ्य आपको ये भी सम्मिलित है। चंद्रगुप्त मौर्य जीवक, देखिए यहाँ पे आपको बिंबिसार जीवक होगा, नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य जीवक होगा। ठीक है, चलिए इसका डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका गलत सम्मिलित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन कैसा होना चाहिए, सही कथन होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कुषाणों ने सोना एवं तांबे के सिक्के जारी करी थी, ये बात आपका सही है। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्के जारी किए थे, ये भी सही है। दोनों का दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। गंधार मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे कथन जो है ना गलत, यहाँ पे क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में, यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला है। ये तो आपका सही है। इस कला का उदय कनिष्क प्रथम के समय हुआ था, ये भी सही है। गंधार शैली में स्वतः घाटी की भूरे रंग का पत्थर या काले स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था, ये भी सही है। गंधार शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ केवल खड़े हुए बने हुए हैं, ये आपका डी नंबर जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों मुद्राओं में आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बैठे हुए और खड़ा हुआ दोनों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मरणोत्तर काल में शतमान सिक्का किसका बना होता था? तो किसका बना हुआ था? देखिए यहाँ पे बना हुआ था आपको चांदी का। किसका बना होता था? चांदी का। 27 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका 28 नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन में है कि आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से भी कथन आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, चलिए पढ़ लेंगे। दिया हुआ है कि कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए जिनका उपयोग दैनिक जीवन में व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर ही आपके यहाँ पे गलत दे दिया गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में आप थोड़ा देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और ये सब बाकी ऑप्शन जो है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और कथन सही इसमें ढूंढना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ये आपका सही है। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, ये भी आपका सही है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, ये तीनों के तीनों आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन तीनों का तीनों किसमें दिया हुआ है? डी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, तीनों का तीनों सही दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये किसके शासन काल में भारत आया था आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान जो है भारत में आया हुआ था। चलिए अगला अगला देखेंगे। ये यहाँ पे जो होता है ना, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि चीन की यात्रा, एक आपको ह्वेनसांग का नाम आता है। ठीक है ना, तो ह्वेनसांग जो आया था ना, ये आपका आया था हर्षवर्धन के समय में। तो हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से ह्वेनसांग आपको याद रखिएगा। ठीक है ना, बाकी जो फायान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें भी क्या है, कथन गलत चूज करना है आपको। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन ऑप्शंस में देखेंगे। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपका सही है। प्रथम चरण में समुद्रगुप्त में आर्यवर्त या उत्तरी भारत के 9 शासकों को पराजित किया था, ये भी आपका सही है। समुद्र अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात उसे अश्वमेध या संपन्न किया था, यज्ञ संपन्न किया था। तो हाँ, ये भी सही है आपका। डी नंबर में देखेंगे, दिया हुआ है कि समुद्रगुप्त महाधिराज का उपाधि धारण किया था, नहीं, ये गलत आपका हो जाएगा। डी नंबर में जो दिया हुआ है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किस लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्रगुप्त था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, आपको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B.A. स्मिथ, ये नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि गुप्त राजाओं द्वारा धारण की उपाधियों का सही मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मिलान कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त जो था महाराजा का यह उपाधि यहाँ पे धारण किया हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज का, समुद्रगुप्तम परम भागवत का, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। तो ये सामने सामने क्या है, इसका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। गुप्त काल में युद्ध से प्राप्त की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी को कहा जाता था। तो ये क्या कहा जाता था? यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि युक्त पुरुष कहा जाता था। क्या बोला जाता था? युक्त पुरुष। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में क्रम है। ठीक है ना, तो आरोही क्रम में आपको क्या करेंगे, इसको सजाना है। ठीक है, चलिए सजाते हैं। देश या राष्ट्रभक्ति, विषय, विधि, प्रेम, प्रेत, ग्राम, ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में नगर की मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, यह कहा जाता था आपको, देखिए यहाँ पे पूर्वपाल दिया हुआ है ना, डी नंबर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस अभिलेख ने यह उल्लेख मिलता है कि विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण एवं मरम्मत रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मानसौर अभिलेख जो है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिनार कहा गया। क्या कहा गया है, दिनार। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एक सेकंड। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कैसा विचार करना है, सत्य, इसमें देखना है कि सत्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भगवान शिव की एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ये बात आपका सही है। शिव के नारीश्वर रूप की रचना भी गुप्त काल में हुआ था। ये भी आपका सही है। गुप्तकालीन मूर्तिकारों में शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए मूर्तियों का में वस्त्रों के प्रयोग का प्रारंभ किया गया था। तीनों के तीनों इसमें क्या आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 41 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है देवी चंद गुप्तम। तो देवी चंद गुप्तम जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विशाख दत्त, विशाख दत्त हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है आपका मृक्ष कटिकम दिया हुआ है, शूद्रक हो जाएगा। चारुदत्तम क्या हो जाएगा, भास हो जाएगा। विक्रम मौर्य शिवम क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। तो इसका 1 2 3 4 सब सामने सामने है, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गुप्त काल से नहीं है। तो इसमें गुप्त काल से किसका संबंध नहीं होगा, आपको चरक का। किसका, चरक जो है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश का उदय भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ये किस राज्य में हुआ था, ये हुआ था आपको हरियाणा में। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हर्ष के अभिलेखों में हर्षचरित के उल्लेख शब्दों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित आपको नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, संदीप विग्रह, युद्ध और शांति का मंत्री, ए नंबर। महाबलकृतिक सेनापति जो है, बलाधिकृत जो लिखा हुआ है सेनापति, ये आपका सही है। कटुक जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, कटुक जो दिया हुआ है ये राजवंश से संबंधित अधिकारी, ये आपका सही नहीं है। ठीक है ना, सी नंबर जो है इसका सही नहीं है। बाकी देखिए एमचेटी जो दिया हुआ है ये स्त्रियों का संरक्षक था, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि हर्ष की सैन्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी क्या हुआ, सत्य कथन को आपको क्या करना है, चूज करना है। तो देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि हर्ष की सैन्य व्यवस्था की चतुरंगिनी कहा जाता था, ये आपका सही है। कुंतल घोड़ासवार सेना का प्रधान था, ये भी आपका सही है। कटुक गज सेना का प्रधान था, ये आपका सही है। सिंहनाद सेना का प्रधान था, ये आपका सही है। चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हर्ष के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, असत्य कथन को देखना है। तो असत्य कौन हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भौगिक जो है कर वसूलने वाला होता था, ये आपका सही है। पुस्तपाल जो होता था जमीन का हिसाब रखने वाला होता था, ये भी सही है। वनपाल वन का रक्षक था, ये भी आपका सही है। यहाँ पे दिया है कि राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत व्यापार था, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आय का जो स्रोत था, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो था वो था कृषि। क्या था, कृषि था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि हर्ष के शासनकाल में भूमिकर जो होता था उपज का कितना वसूला जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष द्वारा नहीं की गई थी। तो हर्ष की बात किया जा रहा था, हर्ष के द्वारा कौन सा नहीं हुआ था, हर्षचरित नहीं हुआ था, ए नंबर। बाकी आपको प्रियदर्शिका जो है नगानंद होगा, रत्नावली हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाए, हर्ष के द्वारा ये रचा गया था। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि गलत है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा कथन आपका गलत है। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन ये बात क्या है, ये गलत हो जाएगा। आपको वहाँ पे प्रचलित थी। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है BCD जो होगा ये आप अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग टाइम को बचाएंगे यहाँ पे, ताकि आपको भी टाइम मिल जाए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गुप्त काल में नहीं जोती जाने वाली भूमि में कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था,
गुप्त काल में नहीं जोती जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खील। डी नंबर में आंसर है आपका खील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। वैनसांग को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो वैनसांग जो था इसमें से यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मान्य, ये भी और उपयुक्त में से सभी, तो ये तीनों के तीनों से नाम से इसको जाना जाता था। डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित जो है कौन सा नहीं है, इसमें ढूंढना है। चलिए देखेंगे। गोमतेश्वर की प्रतिमा तमिलनाडु, ये आपका सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पे है? एक आपको है, ये आपको कहाँ देख, ये आपका तमिलनाडु में ना होकर यहाँ पे कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है ना। बाकी देखिए, हवा महल जयपुर में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। तीनों सही है। ये आपका तमिलनाडु में नहीं होके कहाँ पे है? कर्नाटक में है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित इसमें से ढूंढना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सुंग जो है पाटलिपुत्र, ठीक है, सतवाहन प्रतिष्ठान सही है, कंदम बनवासी बनवासी और चंदेल महोबा, इस चारों के चारों क्या है? सुमेलित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि गुप्त काल के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? असत्य कथन को हम लोग देखेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत का स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा जाता था, ये आपका सही है। भूमि का उपज 1/4 भाग था, नहीं, ये 1/6 था। कितना था? 1/6 थी। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त थे, ये सही है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ये आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मिलता है आपका भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि सूची 1 में सूची 2 को सम्मिलित करना है। और देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है तुलका कापियम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तुल्कापियम दिया हुआ है, इसका आपका तुल्कापियर हो जाएगा, ठीक है ना। शिल्पाधिकारम जो दिया हुआ है इलांगो अडिगल हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पे मणि में कलाई दिया हुआ है, शीतलय संतार हो जाएगा। जीवक चिंतामणि दिया हुआ है, तिरुपति देवर हो जाएगा। इसका तीनों को ABCD जो है सब एक साथ मिलता जुलता है, सामने सामने आपका दिया हुआ है। तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि संगम साहित्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ऑप्शंस में दिया हुआ है शिल्पाधिकारम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा तमिल साहित्य का इलियंड जो है ये आपका सही है। ये आपको सही कथन सही देखना है, तो ये आपका सही है। उसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पे देखिए तोल्कापियम जो है तमिल साहित्य का पहला व्याकरण ग्रंथ है, ये आपका सही है। बाकी ये दोनों आपको जो देखने को मिल रहा है ये आपको दोनों का हो जाएगा गलत है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर किन 3 राजवंशों का शासन था? तो ये किसका शासन था? ये था आपका चेर, चोल और पांड्य। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पांड्य वंश के बारे में सही नहीं है? देखिए यहाँ पे भी आपको सही नहीं देखना है, तो पढ़ेंगे। इस वंश के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन हुआ था। इन लोगों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। और देखिए नेडियोन पांड्य वंश का संस्थापक था। ये तीनों आपका सही दिया हुआ है, ठीक है ना। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज का शासन व्यवस्था में प्रतिशतात्मक लक्षण है, ये आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि पांड्य वंश में किस शासक ने निर्दोष कोलन को फांसी की सजा दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेडुंजिलियन जो है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेडुंजिलियन जो है दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें चूज करना है। देखिए इसमें इसने समुद्र पूजा की प्रथा शुरू किया था, ये सही आपका। पहरुली नदी पर एक बांध का निर्माण कराया था, ये भी सही है। सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया था, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किससे मिलती है? तो चोल वंश की बात कर लें तो सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी से। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल दिया हुआ है कि संगम युग में उरेऊर किस लिए विख्यात था। तो ये किस लिए विख्यात था, ये था आपका कपास के व्यापार एक का महत्वपूर्ण केंद्र था। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। वेनी के युद्ध में चेर और पांड्य वंश की संयुक्त सेना को किस चोल शासक ने पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कारिकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारिकाल हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। संगम चोल वंश के उरेयूर के स्थान पर किस स्थान को राजधानी स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुहार। किसका, पुहार। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल। किसने, चोल ने जीता था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि संगमकालीन चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो राजकीय चिन्ह क्या था, आपको पता होना चाहिए कि धनुष जो है उसका राजकीय चिन्ह हुआ करता था। चलिए बाघ पता है किसका था, बाघ था आपका चोल का था। बाघ जो था चोल का था, पांडे का क्या था, मछली था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि संगम काल के दौरान करूर किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये था मोतियों के लिए। किसके लिए, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चेर वंश के इतिहास में किस शासक को अनेक हाथियों वाला शासक कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है, इसको कहा गया है कुटवन को। किसको, कुटवन को। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि पेरिफल्स ऑफ द एरिथियन सी नामक ग्रंथ में किसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, ये होती है वाणिज्य व्यापार के बारे में। ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए यहाँ पे सही नहीं देखना है इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। पहले प्रथम संगम जो था अगस्त्य, इसका आपका सही है। द्वितीय संगम अगस्त्य तोल्कापियर, ये भी सही है आपका। तृतीय संगम नकीरर, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बाकी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई भी गलत नहीं दिया गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कपाटपुरम में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तोल्कापियम जो दिया हुआ है, तोल्कापियम। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है। तो ये किसके संबंधित है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंधित है। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है। किस एक पतन से संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तारलिप्ति, इसका हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। संगम काल के प्रमुख देवता थे, तो प्रमुख देवता कौन थे, ये थे आपका मुरुगन। कौन थे, मुरुगन। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कैसा विचार करना है जी, तो सत्य कथन, इसमें सत्य कौन सा दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। दिव्य वादन में पुष्यमित शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है, ये आपका सही है। अयोध्या लेख में पुष्यमित शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध युगों का उल्लेख है। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या मानेंगे इसको, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भरहुत स्तूप बनाने, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। तो ये किसे जाता है, ये जाता है आपको पुष्यमित्र शुंग को जाता है। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कण्व वंश की स्थापना किसने करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव ने किया था। किसने किया था, वासुदेव ने। देखिए पिछला जो 2 क्वेश्चन आपको मिस लग रहा होगा, वो क्वेश्चन 2 थोड़ा सा गलत था। ठीक है ना, उसमें कुछ अधूरे क्वेश्चन थे जिस वजह से 2 क्वेश्चन हमने नहीं कराया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से वह पहला अभिलेखीय साक्ष्य जिसमें ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि अनुदान में दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है नानाघाट अभिलेख जो है, ये आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। इनमें से इसने 2 अश्वमेध तथा 1 राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया। यह कथन किस सातवाहन वंश के शासक के बारे में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है सातकर्णी प्रथम। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे असत्य कथन को क्या करना है, आपको चूज करना है। तो पढ़ेंगे पहले। सिमुक के कण्व शासक सुरसमन की हत्या कर सतवाहन का या आंध्र सतवाहन वंश की नींव डाली थी, ये आपका सही है।
सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक था। ये भी आपका सही है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, यह भी सही है आपका। देखिए ये दिया हुआ है, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मणी थी। ये जो आपका आंसर है, ये आपका क्या हुआ है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ किसकी थी, प्राकृत और लिपि कौन थी, ब्राह्मणी थी। ठीक है ना, यहाँ पे संस्कृत ना होकर क्या थी, प्राकृत थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किस सातवाहन शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। तो ये किसके लिए कहा जाता था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, बताइए। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए कहा जाता था। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शक शासक नेहपान को हराया था। तो किसने हराया था, ये देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इसका सही जवाब होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सातवाहन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, और देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें कौन सा विचार करना है, सत्य कथन का इसमें विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थी, ये गलत है। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं था, ये आपका दो सही है। इस काल में स्त्री की संपत्ति में भी भागीदारी होती थी, ये गलत है। इस काल में अंतर्जातीय विवाह प्रचलन नहीं था, ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है कि सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना किस भाषा में करी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृत में। किस में, प्राकृत में करा था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक को प्रथम आंध्र सम्राट का कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। ठीक है, बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सातवाहन वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुलमावी चतुर्थार्थ, ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कैसा है, सत्य कथन को आपको विचार करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ लेंगे। पहले दिया हुआ है कि सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है, यह भी आपका बात सही है। सातवाहन काल में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी, ये भी आपका सही है। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी, ये भी सही है। तीनों के तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तीनों का तीनों 1 2 3 सी नंबर में आपको दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्न कथन पर विचार करिए। ठीक है, निम्न कथन जो दिया हुआ है इस पर विचार करना है, और कैसा विचार करना है, तो इसमें क्या है, गलत ढूंढना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, पढ़ेंगे। सातवाहन काल में जिला को आहार कहा जाता था, ये आपका सही है। सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन गौल्मिक कहलाता था, ये आपका सही है। दोनों का दोनों सही है, इसमें से गलत कोई नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे सत्य कथन की बात कही जा रही है, तो इसमें से देखेंगे कि सातवाहन काल में व्यापार केवल आंतरिक होता था, ये सही है आपका। नहीं आपके गलत हो जाएगा, ये गलत है आपका। ठीक है, सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय केवल शीशे की मुद्रा में होती थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सातवाहन काल में राजा कृषकों को उपज का 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था, ये आपका सही है। 1/6 आपने थोड़ा पहले ही पढ़ा है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग करा था इसके। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए बी सब का है, गलत है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कहाँ सातवाहनों को प्रारंभिक राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका धान्य कटक जो है, धान्य कटक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धान्य कटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना और गलत कथन, यहाँ देखिए कथन क्या करना है, गलत देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ेंगे। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में मिलता है, ये आपका सही है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन काल में सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक तत्व अपनाए गए अथवा महत्वपूर्ण बन गए, ये आपका सही है। शकों के आक्रमण के कारण सातवाहनों को दक्षिण की ओर खिसकना पड़ा, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपको सही हैं। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला 95 में क्वेश्चन दिया गया है कि सही मिलान करना है। इसमें क्या करना है, आपको सही मिलान करना है। देखेंगे
गोदावरी के तट पर परिस्थितान की राजधानी बनाया गया था सातकर्णी, ये आपका सही है। शक शासक नहायान की मुद्राओं में पुनरा पुनरांकित कराया गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये भी आपका सही है। कथा सप्तशती की रचना हाल ने करी थी, ये भी सही है। सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज के चित्र बने थे, ये किसने बनवाया था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। तो इसका तीनों का चारों सबके सामने सामने आपको क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, A B C D आपको सही हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि सातवाहन काल में धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 96 में क्या करना है आपको? इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैसा विचार करना है, तो सत्य कथन को इसमें ढूंढना है, ठीक है। सातवाहन शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था, ये आपका सही है। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तदात्म्य स्थापित करने लगा, ये भी आपका सही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, तीनों के तीनों क्या है? इसमें सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि और भाषा में उत्कीर्ण है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी गुफा जो था ये किस में उत्कीर्ण था? ये आपका उत्कीर्ण था ब्राह्मणी एवं प्राकृत भाषा में, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ मिलता है? आपको मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करना है? विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन का, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं इसमें कि कौन सा आपका सही कथन है। दिया हुआ है कि चेंदी वंश के संस्थापक खारवेल है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि खारवेल का संघर्ष सातवाहन नरेश याज्ञश्री सातकर्णी से हुआ था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। खारवेल में रानी गुफा अभिलेख में इसके लिए चक्रवर्ती की उपाधि का उल्लेख है, ये आपका सही है। खारवेल भिक्षु राज की उपाधि धारण की थी, ये सही है। 3 और 4 इसका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, 3 और 4 दिया हुआ है, ये सही आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे कथन क्या करना है आपको? असत्य निकालना है, ठीक है। पढ़ेंगे। खारवेल ने अपने शासन में 5वें वर्ष में मगध राज महापद्मनंद द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार तंसुली से कलिंग तक करवाया, ठीक है। खारवेल ने अपने शासन में 9 वर्ष में प्राची नदी के दोनों तरफ एक महाविजय प्रसाद का निर्माण करवाया, यह भी आपका सही है। ए और बी दोनों सही है। खारवेल ने अपने शासन में 11 वर्ष में दक्षिण भारत में सैन्य अभियान का पिथुंड नगर मद्रास के पास में ध्वस्त किया और वहां गाथों का हल चलवाया, ये भी आपका सही है। लास्ट में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि खारवेल शिव का अनुयायी था, उसने 12 अहमदनगर, यहाँ पे देखिए ये छूट गई है यहाँ पे डी नंबर जो पूरा आपको नहीं दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ए बी सी आपको तीनों सही है, तो असत्य क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो आज ये जो सेट था, इस सेट में आपको मात्र 100 क्वेश्चन दिए गए थे और ये कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।